राधे राधे प्यारे साथियों, नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत है आपका प्रतिरोध गुरुकुल में। और मैं हूं पीके सर। आज फिर आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं। आज रविवार है और हमने पहले ही आपको बताया है, पिछले 2 रविवार हो गए, 6 दिन हम क्लास पढ़ते हैं, पाठ्यक्रम पढ़ते हैं और रविवार को हम चर्चा करते हैं आपके प्रश्नों पर। अर्थात एक सप्ताह में आपके जो अधिकांश प्रश्न आए हुए होते हैं या उससे पहले जो प्रश्न आए हुए होते हैं, सफलता कैसे पाई जाए, हम कैसे सफल हों, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें और कब पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ें, इस सब पर चर्चा करने के लिए आज हम उपस्थित हैं। आपके लगातार प्रश्न आ रहे थे कि सर आपने जो पहले ही वीडियो दी थी, आपने तैयारी करने के लिए बताई थी, वो आप सबको बहुत अच्छी लगी। दूसरी वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी पुस्तकों पर, वो भी आपको काफ़ी अच्छी लगी। पुस्तकें आपके पास सब हैं। अब पुस्तकें तो सबके पास हैं, आपके पास भी हैं और आपका प्रतिद्वंदी है उसके पास भी हैं। आप भी पढ़ रहे हो, आपका प्रतिद्वंदी है वो भी पढ़ रहा है। पद कितने हैं? 500। पद कितने हैं? 1000। पद कितने हैं? 2000। और अभ्यर्थी कितने हैं? 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 1.5 लाख। अर्थात जब हम एक इतनी बड़ी भीड़ में हैं तो उस भीड़ में से हम आगे कैसे निकलें, बस हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि भीड़ को छांटकर, भीड़ को तोड़कर और भीड़ से जब हम आगे बढ़ेंगे तब हम सफलता तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आए हैं कि उस भीड़ में से हम कैसे निकलें। तो भीड़ में से निकलने के लिए पहली बात तो हो सकता है आप सबको बहुत कुछ आता हो, सब कुछ आता हो, ज़्यादा आता हो, आप बहुत कुछ सीख चुके हैं, बहुत कुछ आपको आता है, लेकिन हम चर्चा शून्य से करेंगे। अर्थात शून्य से और शिखर तक की हम रणनीति बनाएंगे। शून्य से हम चलें और शिखर पर कैसे पहुँचें। तो हम बीच में से चर्चा नहीं करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि जो लोग बहुत होशियार हैं उनसे ऊपर की चर्चा करें या मध्य में से चर्चा करें, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि हम शून्य से चर्चा करना शुरू करेंगे। जो लोग 0 लेवल से तैयारी करना चाहते हैं और शिखर तक पहुँचना चाहते हैं तो उनके लिए चर्चा का विषय है आज का हमारा। ठीक है, वैसे तो पढ़ने का तरीका सबका अपना अपना होता है, अपने अपने तरीके से ही पढ़ना चाहिए। और आज हम ऐसी चीज़ें लेकर आए हैं, कौन से बिंदु को हम विशेष रूप से पढ़ें। आज की चर्चा हमारी पहली क्लास हो सकती है, इस तरह की पहली चर्चा हो सकती है जिसमें हम बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करेंगे कि आपको ये तथ्य तैयार करने हैं लिखकर। उन तथ्यों को आप विशेष रूप से देखेंगे। यदि उन तथ्यों को आप तैयार करते हैं, फिर हम अगली बार कभी चर्चा करेंगे तो उनमें दूसरे तथ्य जोड़ेंगे। अर्थात हम शून्य से शिखर तक कैसे पहुँचें, हम 0 से और एवरेस्ट पर कैसे पहुँचें, उसके लिए हमें रणनीति बनानी चाहिए। और बिना रणनीति के कोई कभी भी सफलता नहीं मिल सकती। आप कितना भी अच्छा पढ़ने वाले हैं, यदि आपकी रणनीति सही नहीं है, रणनीति युद्ध में ही नहीं होती है, रणनीति युद्ध में ही नहीं होती है, रणनीतियाँ शिक्षण में भी होती हैं, रणनीतियाँ अध्यापन में भी होती हैं, रणनीतियाँ अधिगम में भी होती हैं। ठीक है, सीखने में भी रणनीतियाँ होती हैं। तो हम सीखना भी एक युद्ध है, ये भी आप युद्ध ही लड़ रहे हैं, जहाँ लाखों की संख्या में परीक्षार्थी हैं और लाखों की परीक्षा संख्या में से आप आगे निकलना चाह रहे हैं, तो एक युद्ध है, ये बड़ा युद्ध है। जो वैसे युद्ध होते थे उसमें एक महारथी से युद्ध करता था, एक सैनिक दूसरे सामने एक सैनिक से युद्ध करता था। लेकिन हमें तो हजारों से करना है, हमें तो सैकड़ों से करना है, हमें तो लाखों से लड़ना है। तो जब हम सैकड़ों, लाखों या हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों से लड़ रहे हैं, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें कुछ अलग तो करना ही होगा। तो हमें पहले तो हमने पिछली क्लास में भी बताया था कि हम अपने आप को शून्य से समझकर और शिखर तक पहुंचने के लिए प्रिपेयर करें, तैयार करें, अपनी सोच ऐसी बनाएं कि हम शून्य से शिखर तक चलेंगे। जो लोग जानते हैं उनके लिए कोई बात नहीं, लेकिन हम निम्न स्तर से चर्चा करेंगे कि आपको किन किन बिंदुओं पर पहली क्लास में हम बता रहे हैं, कौन से टॉपिक आपको पहले अच्छे से तैयार करने हैं, जहाँ से आपको पेपर में प्रश्न मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो अधिकांशतः यदि अधिकांशतः देखा जाए तो हम आपको चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं कि जो पुराने प्रश्न पत्र जब हम देखते हैं तो पुराने प्रश्न पत्रों में कौन कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं और वो प्रश्न हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, ये हम
आज चर्चा करेंगे और कौन कौन से टॉपिक पर हमें कितनी तैयारी करनी है। ठीक है, परीक्षा पर टॉपिक वाइज चर्चा। ठीक है, परीक्षा पर टॉपिक वाइज तैयारी, कौन से टॉपिक से हमें क्या पढ़ना है और पहले कौन से टॉपिक हमें तैयार करने हैं। वैसे तो हमें देखो, सबसे पहली रणनीति में पहला हिस्सा ये होता है, जब भी हम किसी भी परीक्षा की तैयारी करें तो सबसे पहले हम पाठ्यक्रम निकाल कर रख लें अपने पास। ठीक है, पाठ्यक्रम हमारे पास हमेशा हार्ड कॉपी में हो। पाठ्यक्रम हमारा कैसा हो, हमेशा हार्ड कॉपी में हो। ये न हो कि हमारे पास पाठ्यक्रम जो है वो हमारे मोबाइल में पड़ा हुआ है। मोबाइल वाला पाठ्यक्रम नहीं, हार्ड कॉपी में हो। और यदि आपका स्टडी रूम बना हुआ है, आपने बना रखा है, तो जहाँ स्टडी रूम है वहाँ आपका पाठ्यक्रम चिपका हुआ हो सामने दीवार पर, जिससे कि आप देख सकें, जब भी आपकी नज़र जाए तो आपको पता लगे कि कौन से टॉपिक पाठ्यक्रम से हमने पढ़ लिए हैं और कौन से नहीं। हमेशा पाठ्यक्रम से पढ़ना चाहिए, पहली बात। ठीक है, सबसे पहली बात क्या है कि हमें पाठ्यक्रम निकाल कर रख के और उसे देखते रहना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक हमारे हो गए हैं क्लियर, कौन से बचे हुए हैं, ये सब पाठ्यक्रम पर आधारित। ठीक है, पाठ्यक्रम आप निकाल लेंगे, पाठ्यक्रम आप देखेंगे। लेकिन जब कुछ टॉपिक हमने ऐसे, जैसे मान लीजिए एक हिंदी साहित्य में चर्चा करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य में जो रामचरितमानस ग्रंथ है उसके कुछ ऐसी घटनाएं निकाली हैं। ये कहा है कि ये रामचरितमानस के लिए विशेष घटनाएं हैं जो तुलसीदास ने लिखी हैं, तुलसीदास की विशेषताएं उन्होंने बताई हैं। ऐसे ही हमने अपनी तैयारी के लिए कुछ विशेष टॉपिक चुने हैं, जहाँ से पिछली परीक्षाओं में हर बार प्रश्न आता है और जहाँ से हम तैयारी करके कुछ प्रश्न पक्के कर सकते हैं। कुछ प्रश्न का मतलब ये है कि हम एक एक प्रश्न के लिए लड़ रहे हैं, हम हजारों सैकड़ों अभ्यर्थियों से लड़ रहे हैं, तो एक प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। अब उनमें से कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें लिखकर तैयार करने हैं, और वो टॉपिक जहाँ से प्रश्न आता ही आता है हर परीक्षा में और हर बार। ठीक है, ये परीक्षा पर जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये चाहे परीक्षा टीजीटी पीजीटी की हो, चाहे नेट की हो, चाहे आरपीएससी की हो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, चाहे लेक्चरर की हो, चाहे कॉलेज व्याख्याता, स्कूल व्याख्याता, किसी की भी हो, उत्तराखंड की हो, एलटी ग्रेड की हो, ठीक, मध्य प्रदेश एमपी वर्ग 2 की हो, बिहार एस्टेट की हो, और जो भी है आपकी जो भी परीक्षाएं हिंदी वाली, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये चर्चा है। सामान्यतः आप पुराने पेपर देखेंगे तो आपको पता लगेगा। तो हमें कौन कौन से टॉपिक विशेष रूप से तैयारी करनी है, जिन्हें लिखकर करना है। ठीक है, तो हम चलते हैं सबसे संवेदनशील टॉपिक पर, जो टॉपिक हमें दूसरों से आगे बढ़ाते हैं। पहले हम उन पर चर्चा करेंगे। अर्थात सबसे पहले हम चर्चा करने के लिए आपको बता रहे हैं स्त्री विमर्श। ठीक है, स्त्री विमर्श आज की परीक्षाओं का बहुत संवेदनशील मुद्दा है और बहुत अच्छे प्रश्न इससे आते हैं और ये आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। अब स्त्री विमर्श में हमें क्या क्या पढ़ना है, जो स्त्री लेखिकाएं हैं उनकी कहानियाँ पढ़नी है। ठीक है, स्त्री लेखिकाओं के बारे में क्या क्या पढ़ना है, इसमें हमें उनकी कहानी पढ़नी है। ठीक, प्रमुख कहानियाँ, कहानी संग्रह। उसके अलावा और क्या पढ़ना है, आत्मकथाएं इनकी पढ़नी है। बहुत प्रश्न आते हैं आजकल परीक्षाओं से। ठीक है, इनके द्वारा लिखे हुए उपन्यास पढ़ने हैं। ठीक, काव्य पढ़ने हैं, इनके द्वारा लिखे हुए बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं। ठीक है, काव्य के अलावा आलोचना के प्रश्न यूपीएससी यूपीपीएससी ने पूछे हैं पिछली परीक्षाओं में। ठीक है, स्त्री विमर्श में जो आलोचक महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, अर्थात स्त्री विमर्श पर हम अच्छी नज़र रखकर परीक्षा में अन्य विद्यार्थियों से कुछ कदम आगे बढ़ सकते हैं। और मेरा मानना ये है कि स्त्री विमर्श पर आने वाले प्रश्न परीक्षार्थियों की भीड़ को कम करते हैं। अर्थात यहाँ से आने वाले प्रश्न 70% से अधिक लोग, 80% से अधिक लोग गलत करते हैं या उनके गलत हो जाते हैं। ठीक है, पिछली परीक्षाओं का यदि विश्लेषण किया जाए
तो स्त्री विमर्श वाले प्रश्न ज़्यादातर विद्यार्थियों के गलत हुए हैं। तो आप पहली पकड़ बना के रखेंगे स्त्री विमर्श पर, ठीक है। परीक्षा चाहे कोई भी हो, आप स्त्री विमर्श को घोल के पी जाओ, ठीक है। स्त्री विमर्श देखो, हम अपने हिसाब से बता रहे हैं। हो सकता है हमारे विचार आपसे मेल न खाएं, हो सकता है हमारे द्वारा बताई गई बात आपको अच्छी न लगे, आप अलग ढंग से पढ़ रहे हो, तो भाई आपका अपना है तरीका, हमारा अपना है। लेकिन हम अपने हिसाब से बता रहे हैं कि यदि इस तरह की चीज़ें हम तैयार करेंगे तो हम दूसरों से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। दूसरा स्त्री विमर्श के बाद हम चर्चा करेंगे काय पे। स्त्री विमर्श के बाद हमारी चर्चा का विषय रहेगा दलित विमर्श, ठीक है। दलित विमर्श, इस पर भी आजकल जो परीक्षाएं हो रही हैं, हम आजकल की परीक्षाओं को विशेषतः ध्यान में रखकर ये आपको बता रहे हैं तैयारी करने का तरीका, कि हम इन तथ्यों पर, इन चीज़ों पर जोर देंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ये भी आज के समय में परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, दलित विमर्श, ठीक है। दलित विमर्श में भी दलित लेखक कौन कौन से हैं, दलित कवि कौन कौन से हैं, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, उनकी आत्मकथाएं महत्वपूर्ण हैं, हमने आपको करा दी हैं आत्मकथाएं ट्रिक से, ठीक है। उनके उपन्यास कौन कौन से हैं, बहुत पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। उनके काव्य कौन कौन से हैं, ये भी बहुत पूछे जाते हैं। उपन्यास और आत्मकथा तो बहुत पूछी जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा आलोचना के बहुत प्रश्न आते हैं, जैसे दलित आलोचक जो हैं उनके बहुत प्रश्न आते हैं। डॉक्टर धर्मवीर के प्रश्न कई बार आए हैं, कबीर के संबंध में उनके जो ग्रंथ हैं वो बहुत बार आए हैं, ठीक है। और दलित लेखक जैसे आपका जूठन आत्मकथा से संबंधित तथ्य बहुत बार आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण आत्मकथा है। तो दलित विमर्श को हम वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य समझकर इसे महत्व देंगे, ठीक है। तो दूसरा तो हमारा टॉपिक हो गया दलित विमर्श, ठीक है। अब देखो, हम धीरे धीरे एक एक प्रश्न की तैयारी ऐसे करते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे, ये महत्वपूर्ण तथ्य जोड़ते चलेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक। इसके अलावा अब हम चलते हैं एक एक चीज़ पर, जहाँ से हम सीधे सीधे अपने नंबर को जोड़ सकते हैं। एक एक करके हमारा नंबर हम आगे बढ़ सकते हैं। एक तो देखो, पहली बात, एक आता है नामकरण, ठीक है। यहाँ से एक प्रश्न, कम से कम एक प्रश्न आता है, अधिकांश परीक्षाओं में 2, 3 या 4 प्रश्न तक आ जाते हैं। नामकरण आदिकाल का नामकरण आपको तैयार होना चाहिए। और आदिकाल का नामकरण, पुराने जो नामकरण थे, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज बपन काल कहा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे क्या कहा है, आदिकाल कहा है, ठीक है। ग्रेयर्सन ने क्या कहा है, चारण काल कहा। जो भी पुराने थे वो तो थे, उसके बाद अब आजकल नए और आने लगे हैं। सुमन राजे ने क्या कहा है, विजेंद्र स्नातक ने क्या कहा है, ठीक है। तो इस तरह के जो नए और पुराने आदिकाल का नामकरण है, वो आदिकाल के साथ भक्तकाल का भी, लेकिन भक्तकाल से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण आदिकाल और रीतकाल का है, ठीक है। भक्तकाल का भी पढ़ना है, आधुनिक काल का भी पढ़ना है, लेकिन ये दो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से प्रश्न आपको परीक्षा में मिलता ही मिलता है। तो आदिकाल, रीतिकाल, भक्तकाल और आधुनिक काल के नामकरण पर हमने एक वीडियो आपको दे रखी है। सारे ही नामकरण उसमें हमने कोशिश की है सम्मिलित करने की, तो वो आप चाहो तो आप वीडियो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो नामकरण से आपको प्रश्न मिलता ही मिलता है, और हम यदि इस टॉपिक को, नामकरण वाले टॉपिक को याद कर लेंगे, कंठस्थ कर लेंगे, तो ये हमारा विशेष रूप से 1 नंबर या 2 नंबर या 1, 2, 3, 4 प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। और हम तो ऐसा ही करते थे कि जहाँ जहाँ से प्रश्न बनता है पुराने पेपर देखकर, और वो टॉपिक तो हमें स्पेशली लिख लिख के याद करने हैं। बाकी तो पढ़ना पूरा है, पूरा पाठ्यक्रम पढ़ना है, लेकिन जहाँ से प्रश्न हमें पता है कि यहाँ से आना ही आना है, भाई आना ही आना है, तो फिर उससे ढंग से पढ़ लो। अब क्या है कि यदि होता क्या है, आदिकाल तो हमने पढ़ लिया है साहब, आदिकाल तो हमारा पूरे नामकरण हमें तैयार है, और एक प्रश्न पूछ लिया जाए तो फिर उसका उत्तर नहीं आता, तो फिर ऐसे पढ़ने से क्या फायदा है। एक प्रश्न पूछ लिया जाए और उत्तर न बता पाओ, ऐसा नहीं पढ़ना है। कोई भी प्रश्न आए तो आपको ये तैयार होना चाहिए, ठीक है। आदिकाल का नामकरण, ठीक। इसके बाद हम महत्वपूर्ण चीज कौन सी है जिस पर हम बात करें, अगला टॉपिक है हमारा जो
अगली बात करेंगे हम तार सप्तक पर। ठीक है, तार सप्तक कोई परीक्षा ऐसी नहीं है जिसमें तार सप्तक से प्रश्न न पूछा जाए। तार सप्तक 4 प्रकाशित हुए हैं। ठीक है, पहले सप्तक का नाम तार सप्तक है, फिर दूसरा सप्तक है, फिर तीसरा सप्तक है, ठीक है, फिर चौथा सप्तक है। ठीक, और उनका प्रकाशन वर्ष, उनके कवि, क्रमशः उनके कवि, जीवन कालक्रम के अनुसार हमने कवि, चारों सप्तकों के कवि आपको ट्रिक के अनुसार बता दिए हैं। तार सप्तक से प्रश्न एक नहीं 2, 3 या 4 प्रश्न बनते हैं। ठीक है, प्रत्येक परीक्षा में आते हैं, और कोई ऐसी परीक्षा हो जिसमें तार सप्तक का प्रश्न ना आता हो तो आप हमें कमेंट करके बता दें कि इस परीक्षा में नहीं आता है। कई बार प्रश्न बना हो, ना आया हो किसी कारण से, वो अलग बात है, लेकिन हर पेपर में तार सप्तक से प्रश्न आता ही आता है। तो तार सप्तक अब क्या है कि हमने तो तार सप्तक पढ़ लिए हैं, पढ़ ही नहीं लिए हैं, ऐसे तैयार करने हैं। तार सप्तक में महिला कौन कौन सी हैं, कितनी महिलाएं हैं, ठीक है, कौन कहाँ का रहने वाला है, उनका जीवन परिचय आपको पता होना चाहिए, उनकी प्रमुख कविताएं, रचनाएं आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, पहले का कौन है कवि, बाद का कौन है, उनका क्रम पता होना चाहिए। और मुख्यतः चारों सप्तकों के 7-7 कवि, 7 × 28, ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए। तो ये हो गया आपका तार सप्तक। तार सप्तक के बाद जो हमारा महत्वपूर्ण है, जिसे हम तैयार करने के लिए आपको बताएंगे, वो है हमारी, देखो, आधुनिक गद्य विधाएं। आधुनिक गद्य विधाएं, ठीक है, आधुनिक गद्य विधाएं, और इनमें गौड़ गद्य विधाएं आधुनिक काल की। ठीक है, अब इन टॉपिक को हमें पढ़ना है। इसमें जैसे पिछली परीक्षाओं में देखा जाए तो इसमें आत्मकथा से संबंधित प्रश्न लोगों के बहुत गलत होते हैं। आत्मकथा, आपको सारी आत्मकथाएं तैयार होनी चाहिए। हिंदी में आत्मकथाएं, दलित आत्मकथाएं, महिला आत्मकथाएं, सारी आत्मकथाएं बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छे प्रश्न आ रहे हैं आजकल इनसे। जीवनी, ये लोगों के बहुत गलत हो रहे हैं। जीवनी में किन की जीवनी है, किसने लिखी है, और किन के जीवन पर आधारित है, किससे संबंधित है, लेखक जिसके संबंध में है वो जीवनी का नाम, ये आपको पता होना चाहिए। संस्मरण वाले आजकल बहुत अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, संस्मरण वाले जो लोगों को बहुत भ्रमित कर रहे हैं। ठीक है, तो संस्मरण आपको अच्छे ढंग से तैयार होना चाहिए, संस्मरण आपको अच्छा तैयार होना चाहिए। यात्रा वृत्त के प्रश्नों ने पिछली परीक्षाओं में लोगों को बहुत घुमाया है। ये वाले यात्रा वृत्त, हालांकि ये सारी चीज़ें हम आपको कराएंगे, कुछ हमने करा भी दी है लेकिन हम आपको कराएंगे। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इन टॉपिक पर आप विशेष जोर दें, इन टॉपिक पर आप विशेष जोर दें, जिससे कि आप आगे बढ़ सकते हैं दूसरों की अपेक्षा, मेरे विचार से। ठीक है, तो इन टॉपिक पर, यात्रा वृत्त के अलावा आप यहाँ पर आजकल आलोचना के प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण आ रहे हैं, और ये आलोचना वाले प्रश्न बहुत गलत हो रहे हैं। हम उन टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, ये वाले टॉपिक जो आपको दूसरों से आगे बढ़ाएंगे। महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण आलोचना ग्रंथ, महत्वपूर्ण आलोचक आपको पता होना चाहिए। कौन सा आलोचक, उसकी आलोचना करने की पद्धति क्या है, ये पता होना चाहिए। उनके महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन कौन से हैं, ये पता होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से बढ़ने के बाद अब हम कुछ और अन्य चीज़ों पर बात करते हैं। देखिए, अगला, अब इसके बाद प्रमुख इतिहास ग्रंथ आपको याद होने चाहिए अच्छे से, आपको प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। प्रमुख इतिहास ग्रंथ, ठीक है, सन वाइज उनके भाग हैं, तो वो भी आपको याद होने चाहिए, कितने भाग में प्रकाशित है और कब कब प्रकाशित हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, इसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है प्रत्येक परीक्षा में, ऐसी परीक्षा नहीं होगी जहां आपको प्रश्न न मिला हो, न मिले। ठीक है, प्रमुख संप्रदाय और उनके प्रवर्तक। ठीक है, ये आपको अच्छे से तैयार करने और लिख लिख के तैयार करने हैं। प्रमुख संप्रदाय, ठीक है, प्रमुख संप्रदाय और उनके प्रवर्तक। ठीक है, प्रश्न आपको जरूर मिलेगा, यदि आपका जब पेपर हो तब आप बताएं। अभी आज हमारी वीडियो आप देख रहे हैं,
इस बात को आप नोट कर लेंगे। वीडियो आपकी यूट्यूब पर पड़ी रहेगी और जब आपका पेपर हो जाए उसके बाद फिर आप हमसे मिलना आके कि आपने जो जो टॉपिक बताए थे उस टॉपिक से प्रश्न आया या नहीं आया। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये प्रमुख संप्रदाय हैं और उनके प्रवर्तक हैं। 10 मिनट का टॉपिक है, 20 मिनट का टॉपिक है, 20 मिनट में आप इसे 10 मिनट में तैयार कर लोगे फिर कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। और यहाँ से प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक। अब प्रमुख संप्रदाय और उनके प्रवर्तक के बाद अब हम चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए भक्तकाल है, हमें कुछ चीज़ें ऐसे पढ़नी हैं। जैसे भक्तकाल है तो भक्तकाल के कल हमने चर्चा की थी क्लास में। भक्तकाल के 2 भाग हैं, सगुण और निर्गुण, और दोनों में फिर 2-2 भाग हैं, प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी शाखा। उधर है राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा। इनके एक एक प्रमुख कवि हैं। इनके जो एक एक प्रमुख कवि हैं इन्हें आप विशेष रूप से विशेष अध्ययन करेंगे। इनका कबीर का विशेष अध्ययन करेंगे। कबीर के बारे में बहुत पूछा जाता है, कबीर को आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है। ऐसे ही आप कबीर के साथ साथ जो प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं जायसी, इनका आप विशेष अध्ययन करेंगे, ठीक। इधर आप तुलसीदास का विशेष अध्ययन करेंगे और इधर आप सूरदास का विशेष अध्ययन करेंगे। इनकी रचनाएं, इनके संबंध में कहे गए कथन, ठीक है, इनकी पंक्तियां, इन चारों से अलग अलग पूछे ही पूछे जाएंगे प्रश्न, ठीक है। तो ये 4 कवि। अब क्या है, अब हमें यहाँ पर ये जोर देना है। देखो एक प्रश्न आएगा, प्रवृत्तियों से आता है। प्रवृत्तियां आपको प्रत्येक काल की पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। आदिकाल की प्रवृत्तियां, भक्तकाल की प्रवृत्तियां, ठीक, रीतकाल की प्रवृत्तियां। अब भक्तकाल में निर्गुण की, सगुण की, निर्गुण में आप संत काव्य की प्रवृत्तियां, सूफी काव्य की प्रवृत्तियां, ठीक है, राम काव्य धारा की प्रवृत्तियां और कृष्ण काव्य धारा की प्रवृत्तियां, ठीक। इसके अलावा रीतकाल की प्रवृत्तियां। रीतकाल में आपको पढ़ना है मुख्य रूप से जिन पर जोर देना है, क्या क्या चीज जोर देनी है आपको रीतकाल में। रीतकाल में आपको रीत काल की प्रवृत्तियां तो पढ़नी है, ऊपर बता दी हमने। रीतबद्ध कवि कौन कौन से हैं ये आपको लिख के तैयार करना है। पहला, रीत सिद्ध कवि कौन कौन से हैं, ठीक, ये आपको इसकी प्रवृत्तियां क्या हैं, कौन कौन से कवि हैं। तीसरा, रीत मुक्त कवि कौन कौन से हैं, ये आपको अच्छे से तैयार करने हैं। और हर काव्य धारा का जो प्रमुख कवि या कुछ प्रमुख कवि होते हैं उन्हें आप पक्के से तैयार करेंगे। घनानंद इसमें हैं, घनानंद ठाकुर, आलम बोधा, इसमें बिहारी लाल विशेष रूप से आपको तैयार करने हैं। केशव दास एवं अन्य जैसे भिखारी दास हैं। अब इन सब को तैयार करने के बाद आपको यहाँ पर जो विशेष आपको अंतर करेगा दूसरे विद्यार्थियों से, वो सबसे ज़्यादा गलत होते हैं जो सर्वांग, कौन सा कवि और कौन सा कवि और कौन सी रचना, ठीक है, कवि और रचना। सर्वांग निरूपक कौन सी है, ठीक है, अलंकार ग्रंथ कौन सा है, रस पर आधारित ग्रंथ कौन सा है। इस तरह का वर्गीकरण जो पूछा जाता है वो बहुत गलत होता है लोगों का। जो गलत होता है वो हम बता रहे हैं। इससे आपने नब्ज पकड़ ली गलती की तो आप समझ लीजिए दूसरों से आगे हो जाएंगे। पढ़ तो सब लेते हैं, पढ़ा तो आपने भी है, पढ़ा तो हमने भी है, ठीक है, लेकिन हम अपनी बात बताएं। हमने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि सही हुए वो तो ठीक है, गलत न हो, और जो गलत हुआ वो ही हमें तैयार करना है अच्छे ढंग से। तो कहाँ कहाँ लोगों के प्रश्न गलत होते हैं वो हमें पता है। तो ये आपको सर्वांग निरूपक, अलंकार ग्रंथ, रस ग्रंथ, ये अलग अलग विभाजन आपको इन पर आधारित कवि कौन कौन से हैं, कौन कौन सी रचनाएं हैं, ये आपको यहाँ रीत काल से बहुत महत्वपूर्ण तरह से आपको तैयार करना है। आप फिर आधुनिक काल में जब आ जाएंगे, इनके प्रमुख कवि हो गए, जब आधुनिक काल में आ जाएंगे तो आधुनिक काल में आकर आपको देखो अलग अलग, एक तो आपको भारतेंदु पर प्रश्न आता है हर बार। भारतेंदु पर प्रश्न आपको 2 प्रश्न तो आपको हर तरह से तैयार करने ही करने हैं। वैसे तो महत्वपूर्ण क्या, एक तो ये कि भारतेंदु मंडली के कवि कौन कौन से हैं ये आपको तैयार होने चाहिए जन्म क्रम के अनुसार। भारतेंदु मंडली के कवि बहुत पूछे जाते हैं,
यूपीपीएससी तो बहुत पूछती है, ठीक है। यूपीपीएससी यदि कोई एग्जाम करा रहा है तो उसमें भारतेंदु मंडली का प्रश्न जरूर आया होगा, ठीक। ऐसे ही दूसरा भारतेंदु के मौलिक नाटक और भारतेंदु के अनुदित नाटक, इनका भी एक न एक प्रश्न आपको जरूर मिला होगा, ठीक है। हमने आपको ट्रिक के अनुसार मौलिक और अनुदित नाटक बता दिए हैं। जो अनुवाद किए हुए हैं वो अनुदित होते हैं और जो सीधे सीधे पहली बार लिखे गए हैं वो मौलिक हैं, ठीक है। अब इसके अलावा प्रमुख भारतेंदु काल के बाद प्रमुख काल कौन कौन से हैं, विभाजन कौन कौन सा है, भारतेंदु काल, फिर द्विवेदी युग, ठीक, फिर छायावाद, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, इनका काल का क्रम और ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इतना होने के बाद आप प्रत्येक काल की प्रवृत्तियां हमने पहले बता दी है, प्रत्येक काल की प्रवृत्तियां आपको याद होनी चाहिए, चाहे छायावाद हो, ठीक है, चाहे आपका प्रगतिवाद हो, चाहे नव कविता हो, नव लेखन हो, ठीक है। प्रत्येक काल की प्रवृत्तियां, ये आपको अलग अलग काल की प्रवृत्तियां और उनका तुलनात्मक अध्ययन आपको करना चाहिए कि इनमें क्या अंतर है, ठीक। अब यहाँ आने के बाद आप नकेलवाद आदि कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, अलग अलग प्रवर्तक, अलग अलग वाद के प्रवर्तक आपको तैयार होने चाहिए पूरी हिंदी साहित्य में, वाद और उनके प्रवर्तक, ठीक है। छायावाद का कौन है, रीतिकाल का कौन है, इस तरह से प्रवर्तक ही आपको तैयार होने चाहिए, यहाँ से प्रश्न मिलता ही मिलता है, ठीक है। अब जो हम प्रश्न बात करेंगे, जो महत्वपूर्ण बात करेंगे वो ये है कि जैसे एक ऊपर सूफी रचनाएं रह गई, सूफी रचनाएं बहुत आती हैं और सूफी रचना का क्रम बहुत पूछा जाता है, ठीक है। सूफी रचनाएं जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनका प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम, उनके नायक और नायिका, ठीक है, बहुत पूछे जाते हैं। सूफी रचनाओं के नायक नायिका और सूफी रचनाओं के नायक नायिका और उनका प्रकाशन वर्ष, सूफी रचनाएं, उनके रचनाकार कौन कौन हैं, ये आपको बहुत महत्वपूर्ण ढंग से ये टॉपिक इतना तैयार कर लेना है। एक प्रश्न आपको मिलेगा रस सूत्र के व्याख्याता, स्पेशली मिलेगा आपको, स्पेशली परीक्षा में, रस सूत्र के प्रमुख व्याख्याता, रस सूत्र के व्याख्याता, ठीक है। व्याख्याता कितने हैं, 4 हैं। उनके संप्रदाय का नाम कौन कौन सा है, किस नाम से व्याख्या की है, कौन से काय से संबंधित हैं, ठीक है। जैसे आपका भट्ट लोलट हैं या आनंद वर्धन है, जो भी हैं रस सूत्र वाले, हमने एक वीडियो दे रखी है और भी हमारी वीडियो आने वाली है, तो यहाँ से आपको प्रश्न मिलना ही मिलना है और ऐसा हो नहीं सकता कि न मिलना हो, ठीक है। ये लिखकर ही याद करने हैं और ऐसे याद करोगे हवा में तो आपका गलत हो सकता है, ठीक है। रस शब्द की व्युत्पत्ति, शब्द का अर्थ क्या है, कौन कौन से शब्द का क्या अर्थ लगाया है, उनमें संबंध क्या है, ये सारी चीजें हम आपको महत्वपूर्ण तरीके से, अच्छे तरीके से हम आपको बता देंगे, ठीक। इनके अलावा जो महत्वपूर्ण बड़ी विधाएं हैं उनसे प्रश्न तो आते ही हैं जैसे कहानी है, कहानी, प्रमुख कहानीकार, उपन्यास, नाटक, ये तो सब आते ही हैं, इन्हें तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब हम बात करते हैं हिंदी भाषा से संबंधित। एक प्रश्न बोलियों का आता है, बोलियों पर हमने आपको 2 क्लास दे दी हैं, बोलियां, ठीक है, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है और बोलियों से संबंधित इनका उच्चारण स्थान, इनका बोलना कहाँ कहाँ है, कहाँ कौन से क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। इसके अलावा जो आपका हिंदी में जो चर्चा होती है हिंदी की राजभाषा में, ठीक है, यहाँ से आपका एक प्रश्न आता है जो लोगों का बहुत गलत होता है, ठीक है, बहुत गलत। इसमें से कौन कौन सा 343 अनुच्छेद से लेकर, ठीक है, और 351 अनुच्छेद तक चर्चा की गई है, काय पर, हिंदी भाषा पर। 343 अनुच्छेद में क्या कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। और इसमें एक प्रश्न और आया था असिस्टेंट प्रोफेसर में, और संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी और अंकों का स्वरूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। ये प्रश्न आया था यहाँ से, भारतीय अंकों का स्वरूप क्या होगा, संविधान में क्या कहा गया है, तो भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप माना गया है संविधान में, ये है भारतीय अंक, ठीक है। ये कौन से अंक है, भारतीय। अब संविधान ये कहता है कि इन भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा, ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय रूप, ठीक है। 1 2 3
4, ये अंतर्राष्ट्रीय रूप है। तो ये वाला प्रश्न कई बार आता है और ये वाला तो प्रश्न भरमार है इसकी। अब इसमें जो जो कंफ्यूज करता है, धारा 344 में क्या है, धारा 345 में क्या है, धारा 346 में क्या है, 347 में क्या है, 348 में क्या है, 349 काय से संबंधित है, 350 में क्या है, 351 में क्या है, ये बहुत आता है। कोई प्रश्न, कोई परीक्षा ऐसी नहीं होगी यदि आप इस चीज़ को तैयार कर लोगे तो आपका दूसरों से आगे बढ़ने का चांस बढ़ जाएगा। ठीक है, ये अभी बिहार की परीक्षा आई थी, बिहार में ये आया था 351। ठीक है, 351 में क्या है, ये वाला आया था बिहार वाली परीक्षा में अभी पिछले महीने कुछ दिनों पहले। ठीक है, हिंदी की उन्नति से संबंधित, विकास से संबंधित विवरण कौन से अनुच्छेद में है। अब ये बात हुई इसकी। ठीक है, अब इसके अलावा जो हम बात करेंगे महत्वपूर्ण बात, देखो यदि निबंधों पर बात की जाए तो 3 निबंधकार ऐसे हैं जिनका प्रश्न आता है और लोगों को कंफ्यूज करके गलत हो जाता है लोगों का। एक तो परसाई, कुबेरनाथ राय और विद्यानिवास मिश्र। पढ़ने तो सब हैं लेकिन हरिशंकर परसाई, ठीक है, हरिशंकर परसाई, विद्यानिवास मिश्र, ठीक है, इनके कंफ्यूजन में रहते हैं विद्यानिवास मिश्र। और आपका एक ये हो गए, 2 ये हो गए और तीसरा आपका हो गया कुबेरनाथ राय। ठीक है, अब ये कहोगे कि इनके अलावा औरों के नाम क्यों नहीं लिखे। पूरा पाठ्यक्रम हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ, पूरा पाठ्यक्रम तो पढ़ना ही पढ़ना है। हम पहले उन चीज़ों पर पढ़ रहे हैं जहाँ से प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और इतने ही प्रश्न नहीं है, प्रश्न तो बहुत हैं, लेकिन इन जो टॉपिक हम बता रहे हैं इनके प्रश्न गलत बहुत होते हैं। ऐसी चीज़ें हम बता रहे हैं कि जो गलत होती हैं और लोग इनसे आगे पीछे होते हैं। भीड़ में परसाई जी के, विद्यानिवास मिश्र के और कुबेरनाथ राय के निबंध आते हैं और ये लोगों के गलत होते हैं और गलत वाले नीचे हो जाते हैं और जिनके ये सही हो जाते हैं वो ऊपर हो जाते हैं। तो ये कन्फ्यूजन वाले रहते हैं। बाकी लोगों के हैं ललित निबंधकार हैं, या मान लीजिए ऐतिहासिक हैं, या आपके अलग अलग तरह के जो मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे जैसे निबंधकार हैं वो सब तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, लेकिन इनके निबंध हमें आगे बढ़ाते हैं दूसरों से। ठीक है, तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा कर रहे हैं जो परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और जहाँ से परीक्षा में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और आप इस वीडियो को सेव कर सकते हो, इस वीडियो को आप देख सकते हो, नोट कर सकते हो चाहे जहाँ, और YouTube पर ये रहेगी और पेपर के बाद आपको पता लगेगा कि जो आपको बताया गया है वहाँ से प्रश्न आया है कि नहीं आया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी संस्कृत पर भी थोड़ी बात करे ले रहे हैं। संस्कृत पर बात क्या करे ले रहे हैं, संस्कृत में जैसे मान लीजिए आपको जो शब्द रूप हैं कुछ हम आपको आज बताए दे रहे हैं। पढ़ने तो बहुत सारे हैं, पढ़ना तो बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ हम आपको शब्द रूप कुछ बताए दे रहे हैं। कौन से रूप बताए दे रहे हैं, शब्द रूप। ठीक है, कौन कौन से शब्द रूप आपको पढ़ने हैं विशेष रूप से अभी पहले चरण में। पहले चरणों में पढ़ाई होती है, जब हम शून्य से बढ़ते हैं तो स्टेप होता है, जब हम सीढ़ियों पर चढ़ते हैं छत तक जाते हैं तो स्टेप होता है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, एक एक सीढ़ी करके हम छत तक पहुंचते हैं, लक्ष्य तक हम एक एक कदम बढ़ाकर पढ़ते हैं। तो इस चरण में, पहले चरण में हम चर्चा कर रहे हैं अति महत्वपूर्ण तथ्यों पर जहां से हमें प्रश्न मिलता ही मिलता है और पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, तो शब्द रूप में हमें पढ़ना है राम के, बालक के, अकारांत जो शब्द हैं वो तो आप सब जानते ही हैं और इनके प्रश्न कम आते हैं। ठीक है, लेकिन पढ़ना तो है ही। अब इसके बाद जो प्रश्न आता है वो हमें हरे के रूप पढ़ने हैं। एकारांत है हरे। ठीक है, अब एकारांत में आप एक रूप याद कर लेंगे हरे का, तो हरे के साथ साथ आपको कवि का और मुनि का तैयार हो जाएगा। ठीक है, कवि और मुनि ये हो गए 3, अर्थात एक याद करेंगे। जैसे हरि के रूप चलते हैं वैसे ही कवि के और मुनि के रूप भी चलते हैं। तो एक रूप याद, ऐसे ही हम जैसे बालक के चलते हैं वैसे ही राम के चलते हैं, ये एकारांत हैं। ठीक है, एकारांत वाले एक जैसे चलेंगे, उकारांत वाले एक जैसे। तो इनमें से 3 में से कोई एक याद कर लो, चाहे हरि का, चाहे कवि का, चाहे मुनि का। ठीक है, तो आपको यहाँ से प्रश्न
बहुत आते हैं, हर के रूप बहुत पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको पूछना है, तैयार करना है गुरु, वेरी इंपॉर्टेंट है। गुरु बिन ज्ञान होए ना है भाई, ठीक है। गुरु तो बहुत जरूरी है, गुरु के रूप भी आपको बहुत जरूरी है। ये उकारांत गुरु के रूप आपको तैयार होने चाहिए। यदि गुरु को याद होंगे तो आप, यदि भानु का रूप आ जाएगा या साधु का रूप आ जाएगा तो आप इसे कर ही लेंगे, या अन्य भी जो उकारांत होंगे। तो एक आपको गुरु के रूप तैयार करने हैं, हरे के रूप तैयार करने हैं, ठीक है। एकारांत में से, आकारांत में से एक अकारांत हो गया, और आकारांत में से एक आप करेंगे। आकारांत में से एक याद कर लेंगे आप। कौन सा वाला याद कर लेंगे आप? तैयार कर लो रमा का, ठीक है। एक याद कर लोगे रमा का। तो आकारांत वाले जैसे रमा है, बालिका है, ऐसे प्रश्न जो भी आएंगे वो आपके तैयार हो जाएंगे। इसके बाद, गुरु के बाद जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है पितृ के। पितृ विकारांत है, ठीक है। पिता के रूप परीक्षाओं में बहुत पूछे गए हैं, और हम आपको जब रूप पढ़ाएंगे तो हम ये भी बताएंगे आपको कि कौन कौन सा रूप बहुत आता है, ठीक है। जैसे पितर है, काय का रूप है, ठीक है। पितृ काय का रूप है। ऐसे जो रूप बहुत आते हैं वो हम आपको बताएंगे, इंपॉर्टेंट, जिससे कि आप सीधे फोकस करेंगे कहाँ प्रश्न बन रहा है और कहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। 100% संभावना होती है प्रश्न बनने की, ठीक है। पितृ के साथ साथ आपको नदी के रूप, ईकारांत में आपको नदी के रूप तैयार होने चाहिए, ठीक। नदी के रूप के बाद आपको तैयार होने चाहिए सरित के रूप, ठीक है। सरित के रूप आपको तैयार होने चाहिए। नपुंसक लिंग में आप एक फल के याद कर सकते हो। नपुंसक लिंग में आप फल के रूप याद कर सकते हो, ठीक है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। ये वाले तो वेरी इंपॉर्टेंट हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 तो आपको अभी तैयार करने पहले, ठीक है। अब इसके अलावा सर्वनाम में कौन कौन से तैयार करने हैं? तद, युष्मद, अस्मद, ठीक है। तद के रूप, अस्मद के रूप और युष्मद के रूप, ठीक है। ये 3 आप तैयार कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। बहुत अच्छे हैं और बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये 3 रूप तैयार कर लीजिए। अब ये रूप कैसे करोगे? सबसे अच्छी बात रूप को तैयार करने की होती है लिखकर याद करना। आप 6 7 8 यूपी बोर्ड द्वारा जो पुस्तकें चल रही हैं उनमें बहुत अच्छे ढंग से दिए हुए हैं, और उन पुस्तकों से याद करोगे। कोई गलती होती है, बोर्ड नहीं मानता है, तो बोर्ड की पुस्तकें हैं उन्हें मानेगा बोर्ड, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, 9 10 11 12 की पुस्तकें हैं टेक्स्ट बुक, उनसे आप ये तैयार करोगे 6 से 12 तक की किताबों से रूप, तो ये आपके मान्य होंगे, ठीक है। बाकी आप मार्केट की किसी भी किताब से, कोई भी आपके पास किताब है उससे आप तैयार कर सकते हो। सर्वज्ञ भूषण जी की किताब है, रूप आप उससे तैयार कर सकते हो, ये ठीक है। तो बाकी मार्केट वाली किताबें तो मार्केट वाली होती हैं, लेकिन फिर भी आप यूपी बोर्ड की किताबों को ही ज़्यादा महत्व दें, जिससे कि आपको भविष्य में काम भी आ सके। अब इनके अलावा और क्या क्या तैयार करना है? देखो, छायावाद में विशेष प्रश्न बनते हैं, इंटरव्यू में भी बनते हैं और आपकी परीक्षा में भी बनते हैं। तो छायावाद से आपको विशेष रूप से छायावाद के चारों स्तंभ बहुत महत्वपूर्ण ढंग से, बहुत गहन तरीके से आपको पढ़ने हैं, ठीक है। उनकी रचनाएं, उनका कालक्रम, चारों कवियों का कालक्रम, उनकी रचनाओं का कालक्रम, उनकी पहली कविता, उनकी अंतिम कविता, उनका पहला ग्रंथ, उनका अंतिम ग्रंथ, छायावाद को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। विशेष रूप से प्रश्न बनता ही बनता है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण नाटक हैं, जो महत्वपूर्ण नाटक हैं, उन ग्रंथों को आप विशेष रूप से पढ़ेंगे। हिंदी के प्रमुख उपन्यास हैं, उन रूपों, उन चीज़ों को आप विशेष रूप से पढ़ेंगे। जैसे प्रेमचंद जी हैं उपन्यासकार, तो इससे तो आप अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। इस सब के अलावा जो प्रश्न आपके और तैयार होंगे, बनेंगे, इसमें देखो ये चीज़ें तो आप सबको याद हैं और इन पर जोर दें। उपनाम, वास्तविक नाम, छद्म नाम, उपाधियाँ, ठीक है, ये सारी तैयार करनी है, आपको आना ही आना है, ठीक है। पत्र पत्रिकाएं,
कहाँ कहाँ से प्रकाशित हुई, कौन संपादक हैं, कहाँ से कब प्रकाशित हुई, मासिक है या साप्ताहिक है या पाक्षिक है, कैसी है, ये आपको तैयार करनी ही करनी है। ठीक है। और इनके अलावा पुरस्कार और सम्मान नवीनतम आज तक के, ठीक है, सारे पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसके अलावा आपका व्यास सम्मान, साहित्य अकादमी, और वो पूरे तैयार करने हैं। सरस्वती सम्मान, कौन सी रचना को किस वर्ष मिला है और कौन सा सम्मान मिला है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपकी परीक्षा में आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, इनसे प्रश्न आपको मिलता ही मिलता है। ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और एक बार में सारी चीज़ हम क्लास में नहीं कह सकते, न बता सकते हैं। पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन इन चीज़ों को आप कंप्लीट पहले करिए, लिख कर करिए, लिख कर करिए, आज लिखिए, तैयार करिए, कल फिर उसे रिवीजन करिए, परसों फिर रिवीजन करिए। अभ्यास, बिना अभ्यास के हमने कहा विद्या विष के समान होती है। अनभ्यासे विषम विद्या, अजीर्णे भोजनम विषम, विषम सभा दरिद्रस्य वृद्धस्य तरुणी विषम। तो क्या है कि बिना अभ्यास के विद्या विष के समान हो जाती है। जितना अधिक अभ्यास कर लोगे उतना ही आप कुशल हो जाओगे, आपको परीक्षा में कंफ्यूजन नहीं होगा। अभ्यास की सब बात है, सब बात अभ्यास की है। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, और रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। तो अभ्यास करोगे, जितना अधिक अभ्यास करोगे, ठीक है, समय ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास पर लगाओ, और अभ्यास भी लिखित वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। आपके ऊपर निर्भर है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगकर आप पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छा है। मेरा मानना तो यही है कि ब्रह्म मुहूर्त में तो आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। 3 बजे से 4 बजे से और 5, 6, 7 बजे तक आप 2-3 घंटे सुबह पढ़ लें। बाकी दिन में पढ़ें, रात में पढ़ें, वो अलग है, लेकिन सुबह तो आपको पढ़ना ही चाहिए। सबसे अच्छा समय होता है शीतल मंद सुगंध बयार, शीतल मंद सुगंध समीर होती है। उस समय का वैज्ञानिक रूप से भी देखा जाए तो सबसे अच्छा समय होता है। तो उस समय का पढ़ा हुआ जल्दी याद होता है और देर तक याद रहता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं परीक्षा की तैयारी के लिए, और इन सारी चीज़ों को हम देखते हुए, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। इन सब से जुड़कर इन सबको और भी हम आगे चर्चा करते रहेंगे। आज की क्लास में हम यहीं तक चर्चा करते हैं। आप अपने प्रश्न भेजते रहिए, व्हाट्सएप पर भेजते रहिए, कमेंट बॉक्स में भेजते रहिए। ठीक है। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है। हमने अपनी तैयारी जैसे की वो हमने आपको बताया है। इन टॉपिक पर विशेष ध्यान दिया, ये कवर हो गए, फिर इधर उधर और आगे बढ़े। आज पढ़ना तो टोटल है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने आज ये टॉपिक बताए। इन टॉपिक से आप अपनी परीक्षा में देख लेना, कम से कम आपको 40 प्रश्न मिलेंगे। 40 मिनट की वीडियो होगी, 40 प्रश्न न मिलें तो हमसे बात करना। पूरी परीक्षा में आपके 200 प्रश्न आ रहे हैं या 150 प्रश्न आ रहे हैं, तो इन टॉपिक से 40 प्रश्न तो आपको मिल जाएंगे। पेपर चाहे कितना भी कठिन हो, चाहे पेपर कितना भी सरल हो, ठीक है, तो आप एक एक प्रश्न करके आप आगे बढ़ें। इस तरह आप अपनी तैयारी करें जिससे कि सफलता आपके कदमों को चूमे। एक एक नहीं, 4-4 नौकरियां मिलें। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। कल क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंदी, जय भारत।